आज हम लोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग में इसके दूसरे प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इसका जो दूसरा एप्लीकेशंस है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था कि जब आवेश एक सीधे तार पर या एक वक्राकार तार पर एक समान रूप से उपस्थित हो तो उसके द्वारा किसी पॉइंट P पे जो टोटल विद्युत क्षेत्र होता है उसका हमने कैलकुलेशन इसी गॉस के नियम के द्वारा किया था। आज हम लोग समझ रहे हैं कि अगर आवेश किसी सीट के ऊपर, और सीट कैसा है, सीट है अचालक, मतलब वो एक चालक नहीं है, उसके थ्रू आप करंट को फ्लो नहीं करा सकते हैं। तो एक अचालक सीट के ऊपर जब आवेश एक समान रूप से वितरित हो तब उससे कुछ दूरी पर हम किस तरह से वैद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन करेंगे। अब हम लोग उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सीट है, ये हमारे पास एक सीट है, तो इस सीट के ऊपर, चूंकि ये सीट अचालक है, तो इसके ऊपर अगर आवेश एक समान रूप से वितरित हो, जैसे ये हो गया, ये एक समान रूप से इस पे आवेश वितरित है, तो इससे किसी पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे जो टोटल वैद्युत क्षेत्र होगा कितना होगा, इसी का कैलकुलेशन आज हम लोग करेंगे। ठीक, तो वही है कि अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये अनंत विस्तार क्या हो सकता है? चादर का विस्तार तो अनंत हो नहीं सकता है। तो कभी भी आपको अगर ऐसा टर्म दिखा मिले तो इसका मतलब ये होता है कि जो आप जितना दूरी पे कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर कोई चादर है, तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट P है और इस पे आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, तो क्या होता है कि इस डिस्टेंस की तुलना में, ये हमारा चादर था और यहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इस डिस्टेंस, यहाँ से मान लीजिए डिस्टेंस हमारा r था, तो इस डिस्टेंस की तुलना में जो यहाँ से यहाँ तक ली है, इसकी तुलना में जो हमारा चादर होता है वो बड़ा होता है। यही होता है अनंत विस्तार का मतलब। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे पास जो चादर हैं वो बहुत ही बड़े हैं और अनंत तक जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है। तो आज हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे कि अगर अचालक सीट पे एक समान रूप से अगर आवेश वितरित हो तो उसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक समतल चादर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चादर है, ये हमारे पास एक चादर है और इस पे जो आवेश है एक समान रूप से वितरित है। ये हमारे आवेश हैं और ये धनावेश आप ले सकते हैं या ऋणावेश ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, जब आप ऋणावेश लेंगे तो उसमें कुछ कंडीशन बदल जाएगा, उसको भी हम अभी बता रहे हैं। ये मान लीजिए हमारे पास एक समतल चादर है और इस पे एक समान रूप से धनावेश वितरित है। इससे किसी पॉइंट P पे, मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट P है और इस पे हमें वैद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन करना है, ये बताना है कि इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। इसको निकालने के लिए जब आपके पास आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो इस पॉइंट पे आपको वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आप गॉस के नियम का उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास आवेश जो है एक समान रूप से वितरित है और इसको निकालने के लिए जब आप इसमें एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे तभी आप इस पॉइंट P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल पाएंगे। तो उसकी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये मान लीजिए एक बेलनाकार पृष्ठ है, ठीक, जो कि इस चादर से होते हुए बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब ये ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो अगर ये पॉइंट P है तो इसके पीछे हम पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे ये होगा हमारा P डैश, ठीक, और यहां से मान लीजिए ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा सीट है, मतलब जो इस प्लेन पे है। तो यही बताना है कि इस P पॉइंट पे इस चादर के द्वारा जिस पे धन आवेश उपस्थित है इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इसी का कैलकुलेशन हमें करना है। ठीक, तो आप एक चीज एज्यूम कीजिए, ये जो हमारा चादर है इस पे धन आवेश है, तो चादर ऐसे होगा और इसके अंदर ऐसे बेलना बना, ये हमारा गॉसियन पृष्ठ ऐसे बेलनाकार बना होगा। तो चादर ऐसे है और इस पे धन आवेश है,
तो इससे जो निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, मतलब इस चादर से जो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है ये ऐसे बाहर की तरफ होगा। ये चादर ऐसे तिरछा है लेकिन है सीधा, तो इसके द्वारा जो निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र है वो उसकी डायरेक्शन ये होगी, पीछे की तरफ डायरेक्शन ये होगा, ठीक। और ये जो हमारा पॉइंट पी है जिसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ये भी इस बेलनाकार के अंदर है, तो ये इसी की डायरेक्शन में होगा। तो मान लीजिए ये जो हमारा पॉइंट पी है, अगर इसका हम एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं, ये हम क्षेत्रफल ले लेते हैं, इसको हम कह रहे हैं डीए। तो आप देख रहे हैं कि इस छोटे से क्षेत्रफल का जो एरिया वेक्टर है ये इसके बाहर होगा इस तरह से, ठीक। और इस चादर का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी के डायरेक्शन में इस तरह से बाहर होगा, ठीक। ये भी इसी तरह से बाहर होगा ई। सिमिलरली पीछे भी होगा इसी तरह से। ये मान लीजिए हमारा क्षेत्रफल डीए है और इधर इस चादर से निकलने वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से बाहर की तरफ है। तो इसके बीच में जो बनने वाला एंगल थीटा है वो कितना होगा 0 डिग्री। यहाँ पे जो बनने वाला एंगल थीटा है वो कितना होगा 0 डिग्री, ठीक। लेकिन ये हमारा एक बेलनाकार पृष्ठ है तो इसका क्षेत्रफल इस तरह से भी होगा, ये एक क्षेत्रफल था, ये एक क्षेत्रफल था, इसका ये भी क्षेत्रफल होगा। तो इसका हम मान लेते हैं ये हमारा एक क्षेत्रफल है जिसको हम कह रहे हैं छोटा सा क्षेत्रफल हमने डीए लिया है और इसका डायरेक्शन ये होगा, ठीक। ये हमारा डीए डायरेक्शन हो गया। लेकिन इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो इसके बीच में जो बनने वाला यहाँ पे एंगल है ये कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री, ठीक। तो हमें यही बताना है कि इस पॉइंट पी पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा इस समतल चादर के द्वारा। तो अब हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। मानते हैं कि ये हमारे पास जो एक समान चादर है इसके ऊपर जो आवेश उपस्थित है धन आवेश, तो इसके लिए हम इसके आवेश घनत्व की कैलकुलेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चादर है इसका कुछ क्षेत्रफल होगा और उस क्षेत्रफल उपस्थित चार्ज है तो इसकी एक डेंसिटी होगी और उसी डेंसिटी को हम निकाल रहे हैं कि इसका जो आवेश घनत्व होगा वो क्या होगा। तो इसका आवेश घनत्व या लिख लेते हैं, माना समतल चादर पर एक समान रूप से उपस्थित धनावेश आवेश घनत्व सिग्मा, इसको कहते हैं सिग्मा। सिग्मा है तो सिग्मा बराबर क्या होगा कि इसके प्रत्येक क्षेत्रफल पर, चूंकि ये सीट है तो सीट का क्षेत्रफल होगा, इसकी लंबाई तो होगी नहीं, तो इसके प्रत्येक क्षेत्रफल पर उपस्थित, इसके हम किसी एक यूनिट की बात कर लें, जैसे हम ये ले लें तो एक यूनिट ये लें, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है यही इसकी डेंसिटी होगी और यही डेंसिटी इसके चारों तरफ होगी, ठीक। तो इसके प्रत्येक यूनिट पे कितना चार्ज उपस्थित है उसी को हम कहते हैं आवेश घनत्व, जिसको हम कहते हैं सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन ए। ये क्या है, ए है इस चादर का क्षेत्रफल, Q क्या है, Q है इस चादर पर उपस्थित धन आवेश। तो इसलिए इसका जो आवेश घनत्व होगा सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन ए। यहां से आप निकाल सकते हैं Q इक्वल टू इस ए का इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। ये हमने निकाल दिया। अब हमने आपको शुरू में ही एक फार्मूला क्या बता रखा था कि हमारे पास जो फार्मूला होता है विद्युत फ्लक्स फाई ई के लिए, वो किसी पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का निकालना चाहते हैं, ये इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट का हमने क्षेत्रफल अगर छोटा सा लिया है डीए, इसलिए इसका जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा वो भी छोटा निकलेगा। और अगर ये वेक्टर फॉर्म में होता है तो वेक्टर ई इंटू वेक्टर डीए होता है। लेकिन अगर इसके बीच में बनने वाला कोण थीटा है तो ये हो जाता है ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ये इसके बराबर होता है, ठीक। तो यहां से देखिए
ये हमारा डी फाई ई छोटा सा जो विद्युत फ्लक्स होगा इस पृष्ठ के द्वारा वो कितना होगा, डी फाई ई इजकल टू ई इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, चूंकि कॉस 0 इजकल टू 1। ठीक, तो यहां से ये जो टोटल इस पृष्ठ के द्वारा जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, तो टोटल विद्युत फ्लक्स फाई ई हो जाएगा इस पृष्ठ के द्वारा, यहाँ पे फाई ई इजकल टू ये हो जाएगा ई इंटू डी ए, ये इसके बराबर हो जाएगा। इंटीग्रेशन आप नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने छोटा सा क्षेत्रफल जो ले रखा था, जब आप इस पूरे क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ पे ये इस पूरे क्षेत्रफल क्या है, डी है, हमने ले रखा है, मान लीजिए ये पूरा क्षेत्रफल डी है, और इसके अंदर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल ले रखा था, ये एक छोटा सा क्षेत्रफल की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक, हमारा जो गॉसियन पृष्ठ है जो हमने बेलनाकार रूप ले रखा है, ये एक छोटे से क्षेत्रफल के जैसा ही बिहेव करेगा, और उसका टोटल हम क्षेत्रफल मान लेते हैं ये है डी ए। ठीक, तो ये जो टोटल विद्युत फ्लक्स फाई ई होगा ये हो जाएगा वेक्टर ई इंटू डी ए। इस तरह से इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन के द्वारा जो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा वो भी हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। तो इस बेलनाकार पृष्ठ के द्वारा जो टोटल निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है, इसलिए टोटल, या आप इसको पी, यहाँ पे था पी डैश, तो यहाँ पे ई पी लिख लीजिए, यहाँ पे पी डैश। ये पी और पी डैश से पता चलता है कि पी पॉइंट पे जो विद्युत फ्लक्स है वो फाई ई है, और पी डैश पे पॉइंट पे जो विद्युत फ्लक्स है वो फाई ई है। ठीक, तो टोटल विद्युत फ्लक्स या संपूर्ण विद्युत फ्लक्स बेलनाकार द्वारा निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ये इसके और इसके इक्वल होगा, क्योंकि इधर भी निकल रहा है इधर भी निकल रहा है, तो ये हो जाएगा ई डी ए प्लस ई डी ए, ये हो जाएगा ई टू ई डी ए, ई डी ए प्लस ई डी ए बराबर 2 ई डी ए। ये हमारा टोटल निकल गया विद्युत फ्लक्स इस बेलनाकार के इस सिरे और इस सिरे के द्वारा विद्युत फ्लक्स। अब बात इस सिरे की कर लेते हैं कि इस पे जो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो इस पे जो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि फॉर्मूला से कि फाई ई बराबर होता है ई इंटू डी ए कास थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और हमको जानते हैं कि कास 90 की वैल्यू 0 होती है, कास 90 की वैल्यू 0, इसलिए यहाँ पे जब आप ई इंटू डी ए के साथ कास 0 की कास थीटा मतलब कास 90 की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो टोटल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टोटल विद्युत फ्लक्स होगा वो 0 होगा, इसलिए हमने इसका कैलकुलेशन नहीं किया। लेकिन हमको ये पता है कि अगर ये एक गॉसियन पृष्ठ है और इसके अंदर उपस्थित चार्ज है, तो यहाँ पे गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है कि जो इसके द्वारा जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू वो इस पे उपस्थित चार्ज के 1/ε0 होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं गॉस के प्रमेय के अनुसार या गॉस के नियम से, चूंकि गॉस के नियम से, तो गॉस के नियम से क्या होता है कि इस गॉसियन पृष्ठ के द्वारा जो कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई होगा वो बराबर होता है Q/ε0 के, और Q की वैल्यू हमने शुरू में ही निकाल रखा है। यहाँ पे Q बराबर सिग्मा इंटू ए, यहाँ से हो जाएगा फाई ई इजकल टू सिग्मा इंटू A/ε0। ठीक, फिर आप आगे ध्यान से देखिए कि ये जो हमारा विद्युत फ्लक्स है ये भी इस गॉसियन पृष्ठ का है, और ये जो हमारा टोटल विद्युत फ्लक्स है ये भी इसी गॉसियन पृष्ठ का है। तो दोनों का विद्युत फ्लक्स अगर यहाँ पे भी यहाँ पे सेम है तो ये भी सेम होगा, इसलिए इसको आप मान सकते हैं इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2E dA बराबर, ठीक, बराबर किसके हो जाएगा,
यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि हमने जो अभी छोटा सा क्षेत्रफल अवयव d5 निकाला था, आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए। इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा टोटल विद्युत फ्लक्स d5e निकल जाएगा। तो d5e जो होगा वो इस छोटे से क्षेत्रफल नहीं, ये पूरे क्षेत्रफल का होगा, मतलब इसके पूरे क्षेत्रफल का ही निकल जाएगा। ये हमारा अगर पूरा क्षेत्रफल इसका a है, इसका पूरा क्षेत्रफल a है, तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो टोटल विद्युत फ्लक्स फाई होगा वो ये छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा, छोटे से क्षेत्रफल dA के द्वारा जो हमारा निकलने वाला विद्युत फ्लक्स था वो ये था d5, यहाँ पे लिख लीजिए d5e, ये छोटे से क्षेत्रफल dA के द्वारा जो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स था वो था। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वही हमारा फॉर्मूला यहाँ पे सब लिख लीजिएगा यूज होगा कि जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन e इंटू डी हो जाएगा। e इंटू डी इसके पूरे क्षेत्रफल को बताएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल क्षेत्रफल a, ठीक। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, और a जो है ये इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा a इंटू डी ए, यही बराबर हो जाएगा फाइव ई इजकल टू ई इंटू ए, ये के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये भी हमारा ये हो जाएगा, ये भी हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा 2e a हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2e a, ये हो गया 2e a। 2e a बराबर हो जाएगा हमारा सिग्मा a अपान एप्सिलॉन नॉट। यहां से आप E की वैल्यू निकालिए, हमें यही वैल्यू निकालना था E का, विद्युत क्षेत्र निकालना था E का इस पॉइंट P पे और इस पॉइंट P डैश पे। तो ये जो हमारे इस पॉइंट P पे विद्युत क्षेत्र होगा ये होगा सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट, अपान में ये 2a नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 2a, तो a से a कैंसिल, तो E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। और इस पॉइंट P पे जो इस चादर के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा वो E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इसमें आप देख रहे हैं कि इसके बीच की जो हमने कुछ डिस्टेंस ली हुई थी, मान लीजिए ये पॉइंट था यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो r थी, मान लीजिए r थी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r डैश थी। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे इस टर्म में हमारा r नहीं है, इसका मतलब इस चादर के निकट किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो एक समान होगा, क्योंकि अगर r होता, इसमें r अगर होता तो इसका मतलब ये है कि इसके द्वारा जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो इसकी दूरी पर निर्भर करता, ठीक। लेकिन यहाँ पे r नहीं है, इसका मतलब ये है कि इस चादर के निकट जो विद्युत क्षेत्र है वो चारों तरफ एक समान है, और इसकी जो वैल्यू है इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। सिग्मा क्या है कि इस आवेश के ऊपर जो आवेश घनत्व मतलब इस चादर के ऊपर जो उपस्थित आवेश घनत्व है वो है। तो ये होता है हमारे किसी समतल चादर के द्वारा जो उसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला, और ये होता है उसका क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकता था जो कि हमने इसका इंटीग्रेशन नहीं किया था। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने पिछले वाले में भी हमने आपको इंटीग्रेशन करके बताया था कि जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमेशा टोटल एरिया ए देगा। मान लीजिए इसका टोटल एरिया ए है तो ये हमारा ए मिल जाएगा, तो ये इससे मिल गया क्योंकि ई कांस्टेंट होगा, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र चारों तरफ एक समान होगा, ये इससे बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन बच जाएगा ये इसका डीए का, ठीक। चाहे तो आप यहाँ पे भी ए लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इसका